ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए आज है 13 फरवरी 2023। तो आज के न्यूज़पेपर को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आई है। देखिए हम डिटेल में एक तो गवर्नर के बारे में जानेंगे क्योंकि नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया, किनको किया गया वो भी जानेंगे। साथ ही साथ पूरे न्यूज़पेपर में देखो, पूरे न्यूज़पेपर में एक ऐसा मिशन है जो इसरो और नासा कंडक्ट कर रहा है और वो 2024 का एग्रीमेंट है जिसे निसार एग्रीमेंट कहते हैं या निसार वर्क कहते हैं, राइट। फिर साथ ही हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि उनकी 200वीं जो वर्ष जन्म वर्षगांठ बनाई गई और बहुत बड़ी बात है कि 200 साल होना एक ऐसे बंदे को जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया। आर्य समाज क्या होता है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे आईआईपी जैसे ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। आपको अगर एक पेपर न्यूज़पेपर मिल जाता है तो आपको ये देखना पड़ेगा यूपीएससी जब आप पूरा एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको 1.5 घंटे नहीं लगाने, आपको नोट्स के साथ हम फ्री में हर चीज़ देते हैं, आपको अपना टाइम बचाना है। चलिए मैं नोट शो कर देता हूँ फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। नाउ देखिए टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोहरा ऑफिशियल तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। अब ये चैनल वही है जो सिर्फ यूपीएससी डेडिकेटेड एस्पिरेंट ज्वाइन किए हुए हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती के बारे में जानेंगे। अगर आप ये न्यूज़ अगर इस चैनल पर जाते हैं तो ये फ्री में आपको मिल जाएगा, वर्ड फाइल में भी पीडीएफ फाइल में भी, और ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। फिर देखिए यूपीएससी जीएस 3 के लिए एक निसार मिशन है, NISER मिशन। तो ये क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही आईआईपी के बारे में डिटेल में जानते हैं। और जो बच्चे देखिए यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आंसर राइटिंग चाहते हैं पर्सनलाइज तरीके से ग्रुप में करना, तो आप हमारा 499 रुपीज़ वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आंसर राइटिंग का प्लान है और वो पूरे 1 साल तक रहेगा, जहां पर डेली के बेसिस पे एक आंसर राइटिंग आपको दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। सबसे पहले पेज नंबर 1 में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। एक बंदा है, उसकी स्टोरी यहाँ पर दी गई है, जो ये वाली न्यूज़ है उसमें ये बोला जा रहा है कि उसका 4G नेटवर्क चल नहीं रहा और ये चीज़ें, और 5G लाने की बात कर रहे हैं। तो अभी 4G और 5G के बेसिस पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो 4G और 5G के बीच में एक ही डिफरेंस है, 4G में स्पीड कम आएगी, 5G में ज़्यादा आएगी। कहने का मतलब अगर उसी को आप वर्ड में लिखेंगे तो लेटेंसी रेट बहुत कम होता है 5G में, मतलब रुक के बहुत कम आता है, बहुत फास्टली मिली सेकेंड में भी जो है डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लो लेटेंसी रेट होता है 5G में। हालांकि यहाँ पर ये स्टोरी आपको अभी नहीं करना, यहाँ पर बीजेपी से रिलेटेड है। पेज नंबर 1 में हम सिर्फ 2 चीज़ें करेंगे, एक तो पहली न्यूज़, एक दूसरी न्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे ये देखिए दिल्ली में मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत मुश्किल से आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि यार बीजेपी तो मेयर के इलेक्शन कब से नहीं करवा रही है, हालांकि अब मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मेयर के इलेक्शन कौन से अमेंडमेंट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके बेसिस पे जो म्यूनसिपल है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था और उसके बेसिस पे ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए म्यूनसिपल एरिया में। ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। तो अब हम पढ़ते हैं सिर्फ 2 न्यूज़। पहली न्यूज़, अगर आपको ये चेहरे दिख रहे हैं, एस अब्दुल नज़ीर, लेफ्टिनेंट जनरल परनायक, LP आचार्य, ये किसी ना किसी राज्य के गवर्नर अब बन चुके हैं, ठीक है। ये राज्य के गवर्नर बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक इन जज का नाम भी आता है, बहुत मोटिवेट करेगी आपको ये स्टोरी। एस अब्दुल नज़ीर, ये करीबन 1950s के दौरान इनका बर्थ हुआ, अब्दुल नज़ीर का, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, रिटायर्ड। अब इन्हें आंध्र प्रदेश का क्या बना दिया गया है, गवर्नर बना दिया गया है। अब जस्टिस नज़ीर रिटायर्ड हैं और ये वही जो 5 जजेस की बेंच होती है ना, जिन पर कॉन्स्टिट्यूशनल या बहुत बड़े बड़े फैसले जाते हैं, उनके ये हिस्से थे। अयोध्या वर्डिक्ट में ये जो आया था कि राम मंदिर कहाँ बनना चाहिए, उसके हिस्सेदार थे। इनकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जा रही है बस, और इनको अब आंध्र प्रदेश का क्या बनाया जा रहा है, गवर्नर बनाया जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि हाँ इन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट रूलिंग पार्टी के फेवर में सुना है इसलिए इनको गवर्नर, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी अगर बेसिक बैकग्राउंड देखेंगे तो ये अपने माइंड में मत
बेसिस बनाना, बाइस्ड मत बनाना इनके लिए कि हाँ रूलिंग पार्टी का फेवर किया तभी गवर्नर। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद कटारिया को गवर्नर बनाया। बट मैं बात करूँगा एस अब्दुल नज़ीर साहब की। 1950s के दौरान इनका बर्थ हुआ और ये ऐसे परिवार में थे जहाँ पर ये फिर मछली बेचा करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने लॉ किया अपने परिवार से, पहले लॉ करने वाले ये बंदे बने, फिर उसके बाद ये जज बने, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोअर बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से आते हुए भी मैं कहूँगा इकोनॉमिकल ज़्यादातर है कि इकोनॉमिकल लो बैकग्राउंड से आने के बाद भी इतने बड़े पद में आज ये पहुँचे हैं। तो अगर आदमी दृढ़ निश्चय कर ले कि हाँ भाई ये चीज़ करनी ही करनी है, तो ये गीता में भी लिखा गया है कि अगर मनुष्य, गीता में डायरेक्टली लिखा गया है कि अगर मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले किसी चीज़ को पाने का, तो वो चीज़ फिर मुश्किल नहीं हो पाती, फिर वो आसान हो जाती है। तो गवर्नर के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि गवर्नर को आपको पढ़ाऊँ एम लक्ष्मीकांत के बेसिस पे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत के बेसिस पे। बहुत सिंपल है, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक गवर्नर के बारे में मेंशन है। पार्ट पूछेंगे तो पार्ट है 6th, क्योंकि स्टेट के बंदे हैं ये। हर गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इन सभी गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। बट मेजर क्वेश्चन ये है कि हमारे जो गवर्नर हैं वो किस बेसिस पे अपॉइंट होते हैं, वेदर अमेरिकन मॉडल है या कैनेडियन मॉडल है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि हमारे जो गवर्नर होते हैं अमेरिकन मॉडल पे वो होते हैं या कैनेडियन मॉडल पे। तो आप लोगों को ये आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मैं आंसर बता देता हूँ, आई होप आपने किया होगा। इसका आंसर होगा आपका कैनेडियन मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल? कैनेडियन मॉडल। अब होता क्यों है ऐसा? अगर आप अमेरिका में जाएंगे जहाँ पर गवर्नर को डायरेक्टली चुना जाता है, वहीं कैनेडियन मॉडल देखेंगे जहाँ गवर्नर को डायरेक्टली केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, और साथ ही साथ वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसको 35 साल होने चाहिए गवर्नर को। समझ में आया? तो ये पहला आपका न्यूज़ कवर हो जाती है, इससे मैंने पूरा डिटेल में जान लिया है और बता भी दिया है, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। 200 जन्म वर्षगांठ बनाई गई महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि ये फाउंडर रहे हैं आर्य समाज के, जिन्होंने जनरली ऑल इविल्स फॉल्सली एट्रीब्यूटेड टू रिलीजन विद द लाइट ऑफ रिलीजन इटसेल्फ, जिन्होंने धर्म की मदद से धर्म में होने वाले जो बुरी चीज़ें हैं, जो इविल्स हैं, उनको ही हटा दिया। सोचो, मतलब दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने धर्म की मदद से धर्म में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, इविल चीज़ें हो रही हैं, उनको हटा दिया। तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। 200 वर्षगांठ मनाई जा रही है जन्म की उनकी। नाउ हु वॉज महर्षि दयानंद सरस्वती? सबसे पहले ये 12 फरवरी 1824 को जन्मे थे गुजरात में, एक ब्राह्मण फैमिली में। उनके पिताजी का नाम था लालजी तिवारी और यशोदाबाई उनकी माताजी का नाम था। ही वॉज अर्लियर नेम्ड, इनका नाम मूल शंकर तिवारी था, और ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग मूल नक्षत्र के दौरान भी पैदा हुए थे। इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 1824 में इनका जन्म हुआ था। समाज को इन्होंने क्या दिया? सबसे पहले मैं बता दूं, ये आर्य समाज के फाउंडर हैं, और जनरली इन्होंने क्या किया? आर्य समाज इज ए रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ वैदिक धर्म एंड ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियन 1876। सबसे बड़ी बात है, स्वराज शब्द इन्होंने दिया 1876 में। इन्होंने ये बोला कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है, जो भारत है भारतीयों के लिए है, 1876 में इन्होंने बोला। और जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं, दोनों ही माध्यम के बच्चे जो है अपनी आंसर राइटिंग सेंड कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, दोनों में ही मैं ही आपको क्या करूँगा, गाइड करूँगा। सबसे पहले आर्य समाज की जो पहली यूनिट थी वो सेटअप की गई मुंबई में 1875 में, और उसके बाद हेडक्वार्टर जो लाहौर में सेटअप किया गया।
यहाँ पर यहाँ पर वेद को दोबारा इस्टेब्लिश करने की बात की गई। साथ ही साथ यहाँ पर यह बोला गया जो मूर्ति पूजा है उसको अपोज किया गया। एनिमल सेक्रीफाइस है कि जानवरों को काटना है, ठीक है। रिचुअल्स ऑन बिहाफ ऑफ एंसेस्टर, इन्होंने ये सब चीज़ अपोज की कि ये गलत है। अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज है, इनके दो सबसे प्रमुख जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया समाज को, ये अनटचेबिलिटी है जो छुआछूत होती थी, जो बाल विवाह होता था, उनके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, ठीक है। नाउ बात करते हैं पेज नंबर 2। देखो, जेपीसी प्रोब अदानी इश्यू एक्यूज्ड केटरिंग दिल्ली मेहरौली डिमोलिशन, बॉय क्रश्ड टू डेथ इन ए लिफ्ट मिसहैप, ठीक है। ये नो सिटी फॉर दोज हु साइकिल टू एंड फॉर वर्क, कोई काम की न्यूज़ नहीं है आपकी। पेज नंबर 3 में जाओगे, अखिलेश यादव, आपका आएगा क्या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में? आंसर है नहीं। पेज नंबर 4 में जाओगे, बीजेपी विल नॉट रिटर्न, ये नहीं। एक मंत्री दूसरे मंत्री को बोल रहा है कि बीजेपी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, हालांकि इसको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा का एक ज़िला है बालासोर ज़िला, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो माइनर मिनरल्स स्मगलर हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कि हाँ छोटे छोटे मिनरल्स को आ रहे हैं, खदान कर रहे हैं और ले जा रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन 144 CRPC एट 28 प्लेसेस वाइल पुटिंग डिविजनल रेलवे मैनेजर एट खड़गपुर ऑन नोटिस। 144 का मतलब क्या होता है? सेक्शन 144, धारा 144, 5 से ज़्यादा लोग एक जगह में इकट्ठा नहीं हो सकते। सोचो, माइनिंग के लिए भी ऐसा किया जा रहा है, वायलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एजुकेशन प्लस। अब आते हैं आज के एडिटोरियल में। सबसे पहला एडिटोरियल क्या है? ये एडिटोरियल फैक्ट बेस्ड है, पर मैं एडिटोरियल की जो एक नेचुरल थ्योरी है वो बता देता हूँ। एडिटोरियल कहता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी हमारी चीज़ें बन रही है ना, फिजिकल प्रोडक्शन हो रहा है, वो IIP के बेसिस पर हो रहा है, जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अभी लार्जेस्ट ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिली है 7.6%। हालांकि ये हर महीने चेंज होते रहती है, ठीक है। तो हर महीने आपको ये ऐसे फैक्ट, हर एक पॉइंट में ऐसे फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं पूरे आर्टिकल की ये बात बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी तो अभी ज़ोरों शोरों से है। साथ ही साथ जो यूनियन बजट है वो भी हमें अभी ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या करने वाले हैं? बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, ऐसा बोला गया है, राइट। तो यूपीएससी जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये CSO द्वारा दी गई है कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है दैट मेजर द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बास्केट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब किसी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये IIP बताता है। IIP एक चीज़ याद रख लीजिए, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम का बताता है। साथ ही साथ ये CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है, वो पब्लिश करता है, कंपाइल भी करता है। इसमें मेजरली 8 सेक्टर होते हैं, 8 सेक्टर। इसका बेस ईयर है 2011-2012। IIP को हाल ही में बदला था 2017 में, ये 9th बेस ईयर है। सबसे जो पहला था 1937 का था। सोचो 1937 बदलते 2011-2012 आ गया, राइट। कुछ आइटम्स को जो भारत देश के अंदर बन रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस भी किया, जैसे पाम ऑयल, सर्जिकल एक्सेसरीज जैसे बैंडेड हो गया, कैंचियाँ हो गई, सीमेंट हो गया, टूथब्रश, कुछ लोगों को रिमूव भी किया गया, जैसे च्यूइंग टोबैको है, टूथब्रश है, कैलकुलेटर है, फैंस हैं, वॉचेज हैं, पेन्स हैं। घड़ी का काम बहुत कम लोग करते हैं, तो मोबाइल में ही देख लेते हैं वो टाइम। तो आप कहोगे सर कहीं तो बन रही होगी ना, तो इतनी कम बन रही हैं कि उसका इफेक्ट गिनना, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे टूथब्रश, अब टूथब्रश वैसे नहीं बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश बन रहे हैं। कैलकुलेटर कौन कर रहा है? फ़ोन में ही कैलकुलेटर हो जा रहा है। आप कहोगे सर बनना तो ये बनते ही हैं, कैलकुलेटर आते ही हैं, बट मैं कहूँगा यार इतने कम बन रहे हैं कि उसको गिनना पूरे लार्ज इंडिया के लेवल पे वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। आप कहोगे सर ये क्या ग्लिच आ रहा? नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, बखेती कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं IIP का जो मुद्दा है। तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में कुछ चीज़ें बन रही हैं,
ठीक है, कुछ चीज़ें बन रही हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं सेकंड एडिटोरियल की। ये एडिटोरियल वही है, पाकिस्तान आईएमएफ के आगे घुटने झुका रहा है, कह रहा है कि सर मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। आईएमएफ कह रहा है यार तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, मैंने 2 बार दे चुका हूँ, तीसरी बार बेल आउट में ये कर रहे हो। पाकिस्तान एक वो कंट्री है जिसको जितनी भी क्रेडिट एजेंसी रेटिंग देती हैं उसको लोअर लेवल पर रखा गया है। दूसरा, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पहले भी ऑलरेडी बेल आउट के लिए लोन ले चुका है 2 बार, और उसके भी इंटरेस्ट पे नहीं करे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस यानी कि आर्थिक मंदी के साथ साथ राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान वो देश है जो आईएमएफ में दोबारा जा रहा है, और आईएमएफ अभी चेक कर रहा है कि इनकी क्या क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं, जिसके बेसिस पर हम इनको बेल आउट करें। मोस्टली आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बारे में ये चीज़ें दी गई है जो कि हमारे काम का नहीं है, राइट। ये हमारे काम का नहीं है, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ये जान लीजिए, आर्टिकल 26 यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 26 विच रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन बिगन विद डिक्टेट दैट इज प्रॉमिस वुड बी। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन से रिलेटेड कौन सा है? आर्टिकल 26 से है, बस, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया और यूएस, भारत और अमेरिका, 2 बड़े देश आपस में स्पेस कॉपरेशन करना जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो स्पेस कॉपरेशन हो रहा है वो किस हद तक आगे बढ़ सकता है, कौन कौन से चैलेंजेज आ सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत अब ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है, कमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। तो इस बेसिस पे इंडिया और यूएस के बीच में एक सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप किया गया था 2023 में। साथ ही साथ सबसे पहले मैं यूएस के बारे में बताऊंगा। यूएस का एक प्रोग्राम है जिससे बोला जाता है आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम वो है जो मून की ओर जाएगा और सेफली अर्थ तक आएगा। साथ ही साथ भारत भी अपने लोगों को ले जाने के लिए आतुर है, 6-7 लोगों को ले जाएगा गगनयान मिशन 2024 में। और यूएसए कुछ प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे है, जैसे उनका स्पेस एक्स है, एलोन मस्क की कंपनी है, वो बहुत आगे है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वहीं दूसरी ओर इंडिया क्या कर रहा है, गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम टेस्ट करने जा रहा है। अब एक थोड़ा सा चैलेंज क्या बताता हूँ। यूएसए में क्या हुआ था कि प्राइवेट एंटिटी जैसे स्पेस एक्स, ये लोग पहले से ही सरकार के साथ काम करके चल रहे थे। अगर इनका एक एग्जांपल बताऊं तो इन्होंने 61 लॉन्चेज किए 2022 में। साथ ही मैं भारत सरकार के बारे में भी बात करूं तो भारत सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस इंडस्ट्री ओपन की थी सिर्फ 2020 में, यानी कि अभी सिर्फ 2 साल हो रहे हैं, सोचो। और वहीं जो प्राइवेट कंपनी मिलके काम कर रही है यूएसए सरकार में बहुत सालों से। तो ये एक चैलेंज बना हुआ है कि हमने अपने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो स्पेस एंटिटी है वो बहुत बाद में ओपन की, ठीक है। साथ ही साथ ग्रेटेस्ट चैलेंज यही है कि लैक ऑफ कैपेसिटी है। द कंट्री है जस्ट ओवर 60 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। हमारे सिर्फ 60 ही सैटेलाइट हैं ऑर्बिट में। बट मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहूँगा। सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन क्या है? जो बड़े बड़े एकेडमिक्स क्षेत्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं और सरकारी क्षेत्र हैं, उन सबको मिलके काम करना चाहिए दोनों ही देशों में, पहला। दूसरा, एक अच्छा मिशन है निसार मिशन, इस पर काम करना चाहिए, इंडिया और यूएस के बीच में है ये मिशन। साथ ही साथ तीसरा, इंडिया कुड सेंड इट्स, भारत को अपने जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज़ में भेजने चाहिए ट्रेन करने के लिए, कि हाँ उनके प्राइवेट एस्ट्रोनॉट भी कितना आगे बढ़े हुए हैं। इस वजह से इंडिया की डिपेंडेंस रशिया में कम होगी और इसरो खुद के भी अपने ट्रेनिंग सेंटर खोल पाएगा। तो यहाँ पर पूरे आर्टिकल में मैंने इंडिया और यूएस के बारे में बताया। ये पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको पंकज बोरा ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर से हम मिशन के बारे में बात करेंगे, निसार मिशन। व्हाट इज़ निसार मिशन? यूपीएससी जीएस पेपर 3 में है। देखिए, निसार
एक हैज़ बिन बिल्ट बाय स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस और इंडिया। निसार भारत की और अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने बनाया है। ये दोनों के बीच में एक जॉइंट प्रोग्राम था, 2014 में ये साइन हुआ और माना जा रहा है निसार प्रोग्राम को 2024 जनवरी में लॉन्च कर दिया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से नियर पोलर ऑर्बिट में। जो सैटेलाइट भेजी जाएगी निसार मिशन के द्वारा उसकी एज 3 साल होगी। लो अर्थ ऑर्बिट में उसको भेजा जाएगा। ये पूरे विश्व को देखेगा 12 दिनों में। बहुत बड़ी बात है। निसार का अगर फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहोगे तो एन फॉर नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आई है इसरो। सो फुल फॉर्म में थे निसार, एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर अपर्चर, आर फॉर रडार। हैज़ रिसीव्ड ए सेंड ऑफ सेरेमनी एट द नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी इन द कैलिफोर्निया यूएसए। निसार पहला रडार है अपने काइंड का जो पूरे अर्थ को मैप करेगा अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ में, एल बैंड और एस बैंड में, राइट। इससे क्या होगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इवन कुछ भी हल्का सा भी एल बैंड और एस बैंड फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ करने से क्या होगा, इवन हल्का सा भी कहीं पर मूवमेंट चल रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ये मदद करेगा हमारी मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में, राइट। नाउ बात करते हैं ओपिनियन की। आपका ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ठीक है। सर्विस फर्म्स ऑन द रिकवरी पाथ, मैन्युफैक्चरिंग स्टिल एक ये है। सर्विस सेक्टर देखो, कोविड-19 के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ था, बट अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर रिकवर हो रहा है। बट अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा है। बहुत सारी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज थे जो सेटअप हुए थे वो अब लॉस में है, ठीक है, वो अब लॉस में है। अब सर्विस सेक्टर धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है, व्हाट आर माइक्रो एलईडी डिस्प्लेज, और क्यों एप्पल अपने को शिफ्ट कर रहा है माइक्रो एलईडी में, ठीक है। कुछ तो बात होगी अगर एप्पल शिफ्ट कर रहा है तो। मैं अगर पूरा बताऊं, चलिए सबसे पहले एप्पल के बारे में बता देता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसकी नेटवर्थ सभी कंपनी से ज़्यादा है। देखो एप्पल माइक्रो एलईडी शिफ्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी और कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट बिग ट्रांजिशन इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अब एप्पल में माइक्रो एलईडी आएगी तो सोचो एप्पल के फ़ोन कैसे होंगे। अब बोला जा रहा है कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी माइक्रो एलईडी है। और माइक्रो एलईडीज आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स दैट हैव ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देन ओएलईडी। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड से बढ़िया जो कलर को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो है माइक्रो एलईडी, ठीक है। एप्पल इज़ करेंटली वर्किंग ऑन दिस न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एंड प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द सेम। और 2024 तक आपको उसके फ़ोन देखने को मिल जाएंगे डेमो वाले। दूसरा, ये जो फ़ोन होते हैं आईफोन और जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें मैक कहते हैं उनमें भी यूज़ होने वाली है, ठीक है। हालांकि चैलेंजेस आएंगे, बट मैं माइक्रो एलईडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी आर सैफायर्स। सैफायर क्या होता है? सैफायर खुद चमक सकता है। जैसे सैफायर होते हैं ना, पहले पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे ऐसे ऐसे पत्थर मिलते थे, राजा के दरबार में ऐसे ऐसे रत्न मिलते थे जो चमकते थे, खास समुद्र से आते थे। तो माइक्रो एलईडी भी कुछ इसी तरह काम करती है। वो एक तरह से सैफायर है और ये चमकेगी ऑन इट्स ओन फॉर एवर, खुद से। ए माइक्रो एलईडी स्क्रीन इज फिल्ड विथ सच स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग लाइट। द पिक्चर इन माइक्रो एलईडी स्क्रीन इज जनरेटेड बाय सेवरल इंडिविजुअल लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो अपने आप में चिपकेगी और ऐसे ही बहुत सारे मिलके ये बनाई जाएगी। बट क्या माइक्रो एलईडी में एप्पल पियोनियर था? नहीं, सैमसंग वॉज द पियोनियर। टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन इन ए वीडियो दैट माइक्रो एलईडी इज स्मॉल एज कटिंग ए सेंटीमीटर ऑफ हेयर इनटू 200 स्मॉल पीसेस। सोचो कितना छोटा होता है माइक्रो एलईडी, और ये छोटे छोटे मिलके एक बड़ी एलईडी स्क्रीन बनाएंगे। फ़ायदा क्या होगा? अच्छे कलर मिलेंगे, बेटर कलर रिप्रोडक्शन होगा, आंखें जल्दी ख़राब नहीं होंगी।
लिमिटलेस स्केलेबिलिटी है, रिजोल्यूशन फ्री है, बेजल फ्री है, रेशियो फ्री है, इवन साइज फ्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। राइट, रेड ग्रीन ब्लू कलर ये राइट करते रहती हैं, तो ये पूरा वो हो गया। नेक्स्ट है कुछ काम का नहीं है, नेक्स्ट कुछ काम का नहीं है, ये है आपका काम का। देखो एक 80 वाराणसी नाम से लग रहा ना, वाराणसी, वाराणसी का जो 80 है, 80 एक नदी है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देखा, देखो अगर आप देखो कंडीशन 80 रिवर की कितनी ख़राब कंडीशन हो चुकी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तो 80 जो रिवर है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जिससे उसका नाम आया है। और अभी धीरे धीरे ये देखो इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अभी सुओ मोटो जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात करनी चाहिए जो सीवेज फेंका जा रहा है 80 नदी में उसको रिमूव करो। राइट, तो अभी ये रिसेंट की नदी है, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। तो गंगा कैसे बनती है? अलकनंदा चमोली से, उत्तरकाशी से भागीरथी, देवप्रयाग में यानी कि टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड का एक जिला है देवप्रयाग में, ये गंगा बह के यूपी को जाती है। लखनऊ में आते ही 80 रिवर इससे मिल जाती है, और 80 रिवर की ऐसी दुर्दशा है। देखो मनरेगा से चलते हुए केंद्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। करीबन केंद्र सरकार को 14 राज्यों को ड्यू देने करीबन 6,000 करोड़ रुपए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आंध्र प्रदेश को 800 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 600 करोड़ रुपए, ठीक है, वेस्ट बंगाल को 2700 करोड़ रुपए। ये अलग अलग हैं जिसमें सेंटर को मनरेगा स्टेट्स को देने हैं रुपए अभी। बट ये तो चीज़ें चलती आई हुई हैं। कोविड-19 के बेसिस पर डिसरप्शन चल रहा था कि मनरेगा पे बहुत ज़्यादा लोग डाले जा रहे थे। मनरेगा होता क्या है? मनरेगा ये कानून 7 सितंबर 2005 को जारी हुआ। जो 100% शहरी आबादी है उस पर ये लागू नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको ये जारी होगा। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने कहा कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लोगों को काम देना है, तो एक चीज़ करते हैं, हम मनरेगा बनाते हैं जिसमें 100 दिन का हम रोज़गार देंगे लोगों को, और ग्रामीण लोगों को जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। और मनरेगा होने से क्या होगा, जो माइग्रेशन हो रहा है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को जा रहे हैं, वो भी कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मनी वाइज, आपकी काम की न्यूज़ नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। देखो चाइना प्लान कर रहा है अक्साई चीन। अक्साई चीन वो एरिया है जो भारत का है, वहाँ से रेलवे लाइन जो कि तिब्बत और जियांगजेंग रीजन को कनेक्ट करेगा। अब चाइना, मैंने बोला कि अक्साई चीन रीजन में ये कनेक्ट करेगा, बट ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे LAC कहते हैं, वहाँ से ये रेलवे लाइन जा रही है जो कि डिस्प्यूटेड है, ठीक है, थ्रू द डिस्प्यूटेड अक्साई चीन रीजन अकॉर्डिंग टू न्यू रेलवे प्लान रिलीज्ड बाय द तिब्बत ऑटोनमस रीजन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्सपेंडिंग द तार रेल नेटवर्क टू रीच 4,000 किलोमीटर बाई 2025 अप फ्रॉम द करंट 1,400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की तो है ही, उसको 4,000 किलोमीटर की बढ़ाने जा रहे हैं, और 2025 तक ये कर दिया जाएगा। ठीक है, अक्साई चीन वाला रीजन कब से डिस्प्यूटेड है? जब इंडिया और चाइना का वॉर 1962 में हुआ था, 1962 में, तो अक्साई चीन वाला जो रीजन है उसमें टेंशन बढ़ी थी, और बहुत सारे जो चाइना के आर्मी पर्सनल हैं या पर्सोनील हैं वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं इस एरिया में। हालांकि 2025 तक 4,000 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन बना रहे हैं, पर कैसे बनते हैं, इससे चाइना और इंडिया के जो रिश्ते हैं और ज़्यादा ट्रिगर होने लगेंगे। राइट, टर्की में अर्थक्वेक आया, अरब लीडर्स वॉन इजरायली एक्शन इन वेस्ट बैंक, जेरूसलम और सेंट्रल एशिया में ये चलता रहता है, वेस्ट एशिया में ये चलता रहता है। स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स में WPL एक्शन, ये ऑक्शन आपको काम करने की जगह नहीं है। ठीक है, ये देखिए। तो आई थिंक आज का हमने न्यूज़पेपर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो का लिंक आप चाहें तो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में लगा सकते हैं। अगर अफोर्डेबल क्वालिटी कंटेंट
चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो आर्थिक रूप से सही नहीं है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ आप हमारे आंसर राइटिंग पेड प्लान्स को भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।